हैं और अब बात कर लेते हैं राइस की, और इसी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ देव गर्ग भी मौजूद हैं। देव नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो इनफैक्ट समझना चाहेंगे अब इसके इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं। न्यूजीलैंड हो या फिर केनियन कोर्ट हो, दोनों ने ही इंडिया की जो अटेम्प्ट थी टू सिक्योर एक्सक्लूसिव मार्केटिंग राइट्स फॉर बासमती उसको रिजेक्ट कर दिया है। कोशिश की इंडिया ने WTA का जो ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, अग्रीमेंट है, उसको इन्वोक करने की, पर दोनों ही कोर्ट ने रिजेक्ट किया है। अब सवाल यही है कि इसके बाद इसके इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं। क्या जो रूलिंग हाईलाइट है उससे जो ऑनगोइंग चैलेंज है जो इंडिया फेस कर रहा है इन सिक्योरिंग एक्सक्लूसिव इंटरनेशनल प्रोटेक्शन वो बासमती, उस पर कितना इम्पैक्ट आएगा, क्या असर आप देखते हैं, क्या व्यू है? देखिए, इस मैटर के अंदर कई सारी टेक्निकलिटीज है, बट मैं बहुत सरल भाषा में पहले ये समझाना चाहूंगा कि ये डिस्प्यूट क्या है। इंडिया और पाकिस्तान दुनिया में ऐसे दो देश है जो जिसको बासमती का टैग मिला हुआ है। इंडिया और पाकिस्तान दोनों के अंदर कई रीजन्स ऐसे हैं जो बासमती के लिए नोटिफाइड है कि इस रीजन के अंदर जो भी धान उगाया जाएगा वो बासमती की कैटेगरी के अंदर फॉल करेगा। पाकिस्तान में तो जो एरिया GI एरिया नहीं था या जो एरिया बासमती के लिए नोटिफाइड नहीं था, उसके अंदर भी प्रोड्यूस्ड पैडी को वो बासमती कह के एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये एक जो न्यूजीलैंड के अंदर केस है, ये उसी संदर्भ में है कि जो बासमती नोटिफाइड एरिया में बासमती पैडी नहीं उगाई गई है, उसको भी बासमती माना जाना चाहिए या नहीं माना जाना चाहिए। इसके अंदर इंडिया के एक्सक्लूसिव राइट्स की बात नहीं है। इंडिया के राइट्स उसी तरह बराबर रहेंगे जो पहले थे, वो आज भी इंडिया के राइट्स उतने ही रहेंगे। और पाकिस्तान के भी जो बासमती नोटिफाइड एरिया के राइट्स है वो पहले भी उतने ही थे और आज भी उतने ही रहेंगे। तो इसमें जो केवल फर्क इस बात का पड़ा है कि जो नॉन बासमती राइस नोटिफाइड एरिया है, उसके अंदर प्रोड्यूस पैडी को भी एज अ बासमती पाकिस्तान जो एक्सपोर्ट कर रहा था, उस पर अपीडा ने ऑब्जेक्शन उठाया था और उसको कहा था कि इसको बासमती नहीं कहा जा सकता। पर न्यूजीलैंड की कोर्ट ने उसको रिजेक्ट करा है और अपीडा के जो सोर्सेस से हमारी बात हुई है, उन्होंने कंफर्म करा है कि अपीडा उसकी अपील न्यूजीलैंड के सुप्रीम कोर्ट में करने जा रहा है और आने वाले समय में हमें उम्मीद है कि इसका पॉजिटिव रिएक्शन मिलेगा। न्यूजीलैंड एक इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट है। अगर फिगर्स की बात करें तो न्यूजीलैंड 40th पोजीशन पर है, जिसमें लगभग 105 करोड़ बासमती एक्सपोर्ट होती है, जो लगभग 11,000 टन के आसपास बासमती एक्सपोर्ट होती है। उसी तरफ अगर हम कीनिया की बात करें तो कीनिया का केस डिस्प्यूट थोड़ा सा डिफरेंट है। कीनिया के अंदर एक प्राइवेट पार्टी ने वहां पे बासमती का टैग रजिस्टर करवा दिया था, तो अपीडा ने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन डाला था कि वो बासमती का टैग नहीं यूज कर सकता, एज अ कॉपीराइट या एज अ ट्रेडमार्क उसको यूज नहीं कर सकता। तो कीनिया की कोर्ट के अंदर जो केस डिसमिस हुआ है वो टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर डिसमिस हुआ है, वो मेरिट्स के ऊपर डिसमिस नहीं हुआ है। तो उसकी भी अपीडा ने कंफर्म करा है कि वो उसकी अपील कीनिया के सुप्रीम कोर्ट में कर रहे हैं और उस पर भी उनको उम्मीद है कि कीनिया में बहुत जल्दी रिलैक्सेशन मिलेगा। जहां तक अगर फिगर्स की बात करें तो कीनियन मार्केट इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट है, क्योंकि वो 22nd नंबर पर है जहां पे बासमती राइस एक्सपोर्ट होता है। लगभग 500 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट होता है कीनिया मार्केट में, जो लगभग 70,000 टन पर एनुअल एक्सपोर्ट है। कीनिया एक बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी मार्केट है क्योंकि कीनिया एक ऐसी लौती मार्केट है जिसके अंदर जो एक 26 न्यू मार्केट भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस के अंदर आइडेंटिफाई हुई थी, जहां पे इंडिया का शेयर ग्रोथ हो सकता है। तो कीनिया उसमें से एक ऐसी मार्केट है जहां पे 3,000 करोड़ रुपए तक का स्कोप है, क्योंकि ये 3,000 करोड़ रुपए का चावल है जो इंडिया के कॉम्पिटिटर्स दूसरे देशों से खरीदते हैं। जो कीनिया दूसरे देशों से खरीदता है, पाकिस्तान, थाईलैंड, वियतनाम से खरीदता है, तो इंडिया टारगेट कर रहा है कि हम इसको बीट कर सके। तो ये दोनों केसों का इंडिया की कंटिन्यूटी पे या इंडिया के राइट्स के ऊपर कोई खास असर नहीं आएगा और आने वाले समय में आप देखेंगे कि जो हायर कोर्ट्स है वो इन काफी डिसीजंस को रिलैक्स भी कर देगी। ओके अच्छा, क्विकली देव, फिर 2 पॉइंट ऑफ व्यू और आपसे लेना चाहेंगे इसी खबर पर। ठीक है, आपने दोनों कंट्रीज में क्या हुआ या क्या सिचुएशन किस तरीके से अराइज हुई है, क्या हो सकता है, उसका एक लाइकलीहुड पेश किया। अब न्यूजीलैंड में देखना होगा सुप्रीम कोर्ट का स्टांस क्या रहता है। एक्सपेक्ट हम भले ही कर रहे हैं कि पॉजिटिव रहेगा, लेकिन 2 चीजें जानना चाहेंगे। पहला तो ये कि अब एक तरफ तो न्यूजीलैंड केन्या में जिस तरीके का ये सेटबैक, अभी जो टेम्पररी सेटबैक देखने को मिल रहा है, इससे पहले हमने ऑस्ट्रेलिया में भी देखा था क्या हुआ था। क्या जरूरत है कि एक रिकैलिब्रेटेड ग्लोबल स्ट्रैटेजी बनाई जाए या फिर कोई बायलैटरल अग्रीमेंट्स इंडिया को परस्यू करने चाहिए या फिर कोई अडॉप्ट करना चाहिए मोर फ्लेक्सिबल सर्टिफिकेशन? पहला पॉइंट। और दूसरा ये कि क्या एक्सपेक्ट करें कि अब यहां से आगे जाते हुए जो कंपटीशन है प्रीमियम राइस मार्केट में वो इंटेंसिफाई हो सकता है या फिर सिमिलर डिस्प्यूट्स कहीं दूसरे मार्केट्स में ना अराइज हो जाएं? इस पर आपकी राय क्या है? जो डिस्प्यूट है कोई नया डिस्प्यूट नहीं है। अपीडा आज से कई सालों से पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस बात को फाइट करती आई है और सक्सेसफुली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बासमती टैग को प्रिजर्व करा है इंडियन फार्मर्स के लिए। अगर हम पिछले 30 साल का डाटा देखें तो अन्य देशों के अंदर हमेशा ये डिस्प्यूट्स आते रहते हैं।
कई देश अपने खुद के बीज डेवलप करते हैं, उनको बासमती या उसका कोई दूसरा नाम देके प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह पाकिस्तान या इंडिया के जो अदर कॉम्पिटिटर देश है वो भी कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ये जो इंडिया का डोमिनेंस है बासमती सेक्टर के अंदर उसको डाउन करा जाए। पर विदाउट ब्रेक कोई जो भी कोशिश आज तक करी गई है उसका इंडियन एक्सपोर्ट्स के ऊपर काफी फर्क नहीं पड़ा है ना। और इंडियन गवर्नमेंट ने और अपीडा ने खासकर इसको काफी अच्छे तरह से रिपेल करा है। आने वाले समय में भी हमें ये उम्मीद नहीं है कि ये जो 2 सेटबैक जिसको आप कह रहे हैं, ये इसको मैं सेटबैक नहीं कहूंगा, क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट फिगर्स के ऊपर या हमारी मार्केट डोमिनेंस पे इन दोनों डिसीजन का कोई खास अंतर नहीं आएगा। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि एक केस का जो डिसीजन है वो केवल टेक्निकल रीजन से डिसीजन आया है ना, क्योंकि उसमें कुछ प्रोसीजरल लैप्सेस रह गए थे, जो प्रोसीजरल लैप्सेस अब अपील के अंदर करेक्ट हो जाएंगे। जो दूसरा मैटर पाकिस्तान के अगेंस्ट है, जो ऑलरेडी बासमती प्रोड्यूसिंग कंट्री है, कि अगर ऐसे एरिया के अंदर बासमती उगाई जाती है जो बासमती के लिए नोटिफाइड नहीं है, उस जगह की बासमती की वैल्यू धीरे धीरे कम हो जाती है। जो उसके कैरेक्टरिस्टिक है वो बासमती से अलग हो जाते हैं और इंटरनेशनल मार्केट में पाकिस्तानी क्वालिटी को इंडिया से ज्यादा डाउन माना जाएगा। तो इससे लॉन्ग टर्म पाकिस्तान के ब्रांड के ऊपर असर पड़ेगा, उनके बासमती राइस सेक्टर पे ही असर पड़ेगा, इंडिया पे उसका कोई खास असर नहीं पड़ेगा। तो अपीडा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पे जो एफर्ट कर रहे हैं, इंडस्ट्री उनके साथ भी काफी रेगुलरली वर्क करती है। जो इंडियन राइस एक्सपोर्टर फेडरेशन है, हम भी अपीडा के साथ रेगुलरली वर्क करते हैं इन इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए। और हमें जहां तक आपने ग्लोबल स्ट्रेटेजी की बात करी, तो ग्लोबल स्ट्रेटेजी ऑलरेडी इन प्लेस है, ऑलरेडी इसके ऊपर वॉच रखी जा रही है। इसी वजह से ये केसेस को बड़ी एक्टिवली फाइट करा जाता है हर जुरिसडिक्शन में जब भी ये केसेस फाइल होते हैं। ओके, फेयर एनफ। और अब आप देव, क्योंकि हमारे साथ मौजूद भी हैं, एक्सपोर्ट कंडीशन, सिचुएशन, डिमांड सभी को बखूबी समझते हैं, तो एक क्विक कमेंट राइस एक्सपोर्ट्स पर भी आपकी तरफ से। रिसेंटली हमने अपीडा चेयरमैन की तरफ से स्टेटमेंट सुना था कि जो इंडिया के राइस एक्सपोर्ट्स है वो 26 मार्केट्स में और एक्सपैंड होते हुए दिखाई देंगे। फिलहाल अगर ओवरऑल एक्सपोर्ट मार्केट की सिचुएशन देखें डिमांड पॉइंट ऑफ व्यू से या ओवरऑल कॉम्पिटिटिवनेस के हिसाब से, तो किस तरीके की दिखाई दे रही है? हम सप्लाई की बात करें तो इस साल हमारा प्रोडक्शन 149 मिलियन टन्स के आसपास प्रोजेक्टेड है, जो चाइना के 145 मिलियन टन्स को बीट कर चुका है। जो हमारे एक्सपोर्ट्स लास्ट ईयर तक 20 मिलियन मेट्रिक टन के थे, करंट ईयर के अंदर हमने ईयर ऑन ईयर अगर हम कंपेयर करें तो 16% का ग्रोथ है हमारी एक्सपोर्ट फिगर्स के अंदर। और ईयर की क्लोजिंग तक ये उम्मीद है कि ये 16% का ग्रोथ की वजह से हमारा जो टोटल एक्सपोर्ट है वो 22 मिलियन टन के आसपास क्लोज होगा, जो पिछले साल से लगभग 2 मिलियन टन के आसपास ज्यादा होगा। पर अगर ओवरऑल सिनेरियो की बात करें तो इंडिया के पास बफर स्टॉक के सरप्लस इस समय लगभग 40 मिलियन टन का सरप्लस स्टॉक है, जो बफर स्टॉक के ऊपर है, जो एक बहुत ही चिंताजनक सिचुएशन है, क्योंकि ये 40 मिलियन टन के सरप्लस को डिस्पोज ऑफ करने के लिए हमें कई एवेन्यूज की जरूरत है। जैसे आपने अपीडा चेयरमैन की स्टेटमेंट को रेफर करा कि जो 26 न्यू मार्केट्स थी, जो भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस में इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट और अपीडा और IREF ने तीनों ने मिलकर ये 26 मार्केट्स को आइडेंटिफाई करा था जहां पे इंडिया का ये सरप्लस स्टॉक ग्रोथ हो सकता है। हमने ये देखा कि जो ये 40 मिलियन टन का सरप्लस स्टॉक है, इसको मीट करने के लिए कि ये स्टॉक खराब ना हो और इसकी प्रॉपर मार्केट मिले, इसके लिए हमें लगभग अपना एक्सपोर्ट को 30 मिलियन टन के आसपास लेके आना पड़ेगा। इसका मतलब 22 मिलियन टन से जो इस साल हमारा प्रोजेक्टेड एक्सपोर्ट है, अगले साल हमें 22 मिलियन टन से इंक्रीज करके 30 मिलियन टन के आसपास लाना पड़ेगा। 8 मिलियन टन का ग्रोथ हमें देना पड़ेगा। तो 8 मिलियन टन का ग्रोथ करने के लिए हमें बाकी जो देश है उनके मार्केट शेयर को ईट अप करना पड़ेगा, दोबारा अपने डोमिनेंस को मार्केट में इंक्रीज करना पड़ेगा। तो ये 26 मार्केट्स वो है जहां पे पोटेंशियल है, जो इंडिया के कॉम्पिटिटर देशों से परचेज करते हैं। तो ये वो मार्केट्स है जहां पे हम इंडियन राइस को पुश कर सकते हैं और अपने करंट मार्केट शेयर को इफेक्ट करे बगैर नए मार्केट शेयर को कैप्चर कर सकते हैं। इसके लिए कई सारे एफर्ट करे जा रहे हैं। उसमें से एक एफर्ट था, जैसे BIRC के अंदर कई सारे इंटरनेशनल डेलीगेट्स को बुलाया गया, वहां पे इन 26 मार्केट्स की अलग अलग डिशेज इंडियन राइस को यूज करके बनाई गई। जैसे जोहा राइस, जो असम का जोहा राइस है, उसको यूज करके सुशी बनाई गई, जापानीज सुशी बनाई गई और जापान के डेलीगेट्स को सुशी खिलाई गई। इससे ये डिस्प्ले करा गया कि जो इंडियन राइस है, जो जोहा राइस है, वो जापानीज राइस के लिए एक करेक्ट सब्स्टिट्यूट है। क्योंकि जापानीज, जैसे आपको पता हो, बहुत ही पर्टिकुलर है अपने फूड हैबिट्स के बारे में और वो जल्दी से दूसरे सब्स्टिट्यूट्स के ऊपर नहीं जाते। दो इंडियन राइस उनके डोमेस्टिक राइस से बहुत सस्ता है, तो हमने उनको एक कॉन्फिडेंस दिया कि इंडियन राइस आपके मार्केट को डेफिनेटली केटर कर सकता है और एक वाइबल सब्स्टिट्यूट है। तो आप आने वाले समय में इंडियन राइस को धीरे धीरे अपने फूड मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस करें और अपने एग्जिस्टिंग मार्केट शेयर को, अपने प्राइसेस को नीचे लेके आए। तो हमें उम्मीद है कि अगले आने वाले करंट ईयर में जो हमारा एक्सपोर्ट 20 मिलियन टन से 22 मिलियन टन होगा और 22 मिलियन टन से 30 मिलियन टन के ऊपर आ जाएगा। तो आने वाला समय भारत के राइस एक्सपोर्ट्स के लिए काफी अच्छा है। चिंताजनक सिचुएशन भी है पर काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी है इसके अंदर। ओके, चलिए, शुक्रिया देव आने के लिए शो में, हर पर्सपेक्टिव से अपने व्यूज क्लियरली रखने के लिए। थैंक यू सो मच।